नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आज की युवा पीढ़ी की बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है। एक दो दोस्त का फोन भी आया कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे कुछ जानकारी रखिए। ये है दोस्तों इनफर्टिलिटी, संतानोत्पत्ति में असमर्थता। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि यदि हम इस पे पिन पॉइंट नहीं बोलेंगे तो ना तो मैं ही कुछ बता पाऊंगा और ना आप ही कुछ समझ पाएंगे। तो आज हम इसमें मैं कई वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। तो आज हम इस पे जो हमारा चर्चा का केंद्र रहेगा वो है पुरुष बंध्यता, मेल इनफर्टिलिटी। ये भी अपने आप में बड़ा विस्तार किया जा सकता है इसका। इसको भी मैं थोड़ा पिन पॉइंट करना चाहूंगा। यदि हम विशेष रूप से देखें तो फीमेल इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण है पुरुष के स्पर्म का कॉम्पिटेंट न होना, फर्टिलाइजेशन में सक्षम न होना, या ये कहिए स्त्री बीज, फीमेल का जो ओवम है उसको वेधन कर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म न कर पाना, इसी को हम बोलेंगे स्पर्म इनकॉम्पिटेंसी, यानी शुक्राणु का सक्षम न होना। और थोड़ा विस्तार से करें तो ये 3 कारणों से हो सकता है। एक तो सीमेन में, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या ना हो, बिल्कुल ना हो, इसको बोलेंगे एजुस्पर्मिया, शुक्राणुओं की अनुपस्थिति। दूसरा है इस संख्या का कम होना, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और तीसरा है मोटिलिटी ना होना, यानी स्पर्म का मोटाइल ना होना, गतिशील ना होना, स्लजिश होना। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको आयुर्वेदिक योग बताने जा रहा हूं वो विशेष रूप से पुरुष के शुक्र का शोधन करता है और इन तीनों कमियों को दूर करता है। ऐसे आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहां पे दोस्तों, इस रोग का आज के समय यदि हम संबंध देखें तो जो मैंने तीनों स्थिति बताई हैं, इनके साथ साथ पुरुष की, युवा की, उस भाई की, बेटे की मानसिक स्थिति पर बड़ा निर्भर करता है। क्योंकि हमारी समाज की एक ऐसी स्थिति है, संबंधित व्यक्ति बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है और भय की स्थिति उसके मन में बनी रहती है। तो यदि दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं इसमें कि यदि केवल इस बिंदु पे केंद्रित करें हम कि किसी युवा भाई का स्पर्म की संख्या और उसकी सक्षमता, मोटिलिटी, गतिशीलता कम है, तो इस योग को आप लिखिए, नोट करिए। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, आगे कई वीडियो में अलग अलग जानकारी देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अश्वगंधा, और दूसरा है शतावरी, तीसरा है मूसली, और चौथा है कोंच के बीज, फिर है उटंगन के बीज और कूट। ये शुक्र का शोधन करता है, कूट विशेष रूप से। यहां शोधन से अभिप्राय में थोड़ा और समझा दूं आपको। देखिए, जो ये तो मैंने बताई शुक्राणु की बात, एक इसमें दूसरा जो लिक्विड फ्लो होता है, जो प्रोस्टेट
से सीक्रेट होता है फ्लूइड, जिसमें यानी जिस द्रव पदार्थ में शुक्राणु गतिशील रह पाते हैं, कुछ समय तक सरवाइव कर पाते हैं, तो उसका जो माध्यम होता है, मीडियम, वो हल्का क्षारीय होना चाहिए। यानी सीमेन की पीएच वैल्यू 7.2 से 8.4 तक होनी चाहिए। यदि इसमें अम्लीयता बढ़ जाएगी तो गतिशीलता, या ये कह लीजिए कि जो लाइफ स्पान है, जीवित रहने का जो समय है शुक्राणु का, वो कम हो जाएगा, तो जीवन क्षमता ही कम हो जाएगी। तो जो प्रॉपर वर्क है फर्टिलाइजेशन का, पेनिट्रेशन टू ओवा, उस कार्य को करने में सक्षम स्पर्म नहीं हो पाएगा। तो ये कूट जो है, इस माध्यम को ऐसे समझिए, उस माध्यम को मेंटेन करने में बड़ा सक्षम है। इसीलिए आयुर्वेद में इसको, कूट को, अकेला एक द्रव्य है जिसको शुक्र शोधन कहा है, शुक्र शोधक द्रव्य कहा है। तो कूट ले लीजिए इसमें। फिर से बता देता हूं, अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, मूसली 100 ग्राम, कोंच के बीज 100 ग्राम, उटंगन के बीज 100 ग्राम और कूट 50 ग्राम। इसकी मात्रा कम लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, पंसारी से लाइए, इसको साफ करिए और कूट के इसको चूर्ण बना के छान के रख लीजिएगा। सवेरे दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण लेना है और शाम को भी 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण लेना है। किसके साथ लेना है? गाय के दूध के साथ लेना है। दूध प्योर हो, अच्छा है, आसपास से मिल जाए, और ऐसी स्थिति में मिल जाता है, प्रोवाइड चाहें तो हो जाता है। तो गाय के दूध को जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, 1 गिलास 1.5 गिलास जितना आप ले सकते हैं, लेते हैं, उसको आप गर्म करिए। और गर्म करने के बाद में गाय का ही शुद्ध घी 1 से 1.5 चम्मच उसमें डालिए। मीठे के लिए शक्कर डालिए। शक्कर मतलब ब्राउन शुगर, गुड़ शक्कर, उस शक्कर को कह रहा हूं मैं, चीनी नहीं, चीनी खांड वगैरह नहीं, शक्कर डालिएगा। उसके साथ में इस 1.5 चम्मच चूर्ण को आप सेवन करिए सवेरे और शाम। और एक बात और ध्यान रखिए, शरीर में अम्लीयता ना बढ़ने दें। इससे सुपाच्य भोजन खाएं। यदि आंत्र में, जीआई ट्रैक्ट में हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो हमारे रक्त की भी पीएच वैल्यू कम होने लगती है, और रक्त की पीएच वैल्यू का प्रभाव हमारे सीमन के माध्यम पर भी पड़ता है, उसकी पीएच वैल्यू पर भी प्रभावित होने लगती है। तो इससे अम्लीयता शरीर में ना बढ़ने दें। खट्टी चीजें ना खाएं, गरिष्ठ चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, मिर्च मसाले बंद कर दें, 2-3 चीजें। और एक कब्ज ना होने दें, विबंध ना होने दें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा है कोष्ठबत्ता यदि हो जाए तो भी आम दोष बनने लगता है और उससे भी अम्लीयता बनती है। तो इन दोनों स्थितियों से अपने आप को बचाएं। सुपाच्य भोजन करें, घूमें, दिन में 2 बार शरीर से व्यायाम करें और पसीना अवश्य निकालें। एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, गर्म पानी से नहाएं। हमारी जो मस्कुलर, एक कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ को है ना, ये कम करता है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी में नहाते हैं। तो अगर नहाना भी है सर्दी वगैरह में, तो ल्यूक वार्म वाटर हो, यानी आप उसमें अपना हाथ डाल के देखिए बाल्टी में, तो पानी ठंडा ना लगे, बस उसको इतना गर्म करिए। गर्म लगने का तो प्रश्न ही नहीं है, ठंडा ना लगे, ऐसे ल्यूक वार्म पानी में आप नहा सकते हैं। तो यदि दोस्तों इस योग का सेवन किया जाए, 40 माह में ही स्पर्म की संख्या बढ़ने लगेगी। हाँ देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि एजूस्पर्मिया है, एनाटॉमिकल टेस्टिकल डिफॉर्मिटी कोई है, उसमें ये योग जो है फायदा नहीं करेगा। एजूस्पर्मिया में स्पर्म बिल्कुल नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी वास्ट होती है, उसका मैं दावा नहीं कर रहा हूं यहां पे। यदि ओलिगोस्पर्मिया है, शुक्राणुओं की संख्या कम है, शुक्राणु की मोटिलिटी कम है, शुक्राणु स्लजिश हैं, पेनिट्रेट, ओवम को पेनिट्रेट करने में सक्षम नहीं हैं, ये तीनों चीजें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी इस योग से। 40 दिन के बाद आप दोबारा सीमेन की रिपोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। मेरा निवेदन आप लोगों से, ताकि उसी के अकॉर्डिंग
थोड़ा संशोधित यदि गुंजाइश है तो मैं संशोधित करके अपनी प्रस्तुति दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, स्टे सेफ।